नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का 10 अगस्त 2018 को पूछा गया सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम शोन बाय द क्लॉक इज 8 पीएम। अगर घड़ी में 8 बज रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो सबसे पहले तो घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी बन गई। ये यहाँ पर 12 बजेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 8 कहाँ पर बजेगी, यहाँ पर। अब इसमें घंटे वाली सुई तो किधर रहेगी, 8 की तरफ, और मिनट वाली सुई किधर रहेगी, 12 की तरफ। तो हमें इन दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछा है। तो जो 12 की तरफ मिनट वाली सुई है उसको मान लेते हैं कि वो 0 डिग्री पर है, और उसके रेस्पेक्ट में जो घंटे वाली सुई है उसका एंगल मेजर करते हैं। तो हमें मालूम है कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री का एंगल चलती है, 30 डिग्री का। तो ये 8 बज रहे हैं इधर, तो 8 घंटे चल गई। तो घंटे वाली सुई ने कितने घंटे ट्रेवल कर लिए, 8 घंटे। तो 8 घंटे में इसने कितना एंगल ट्रेवल कर लिया, 8 मल्टीप्लाई 30 डिग्री। तो टोटल कितना एंगल ट्रेवल कर लिया, 240 डिग्री। घंटे वाली सुई जो है ऊपर से कितना एंगल ट्रेवल करके आई है, 240 डिग्री। तो अब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल कितना आ गया, 240 डिग्री। तो क्या 240 डिग्री हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन में है? नहीं, क्योंकि इधर वाला एंगल जो छोटा वाला है ये भी तो इन दोनों सुई के बीच का एंगल है। तो टोटल अगर 360 है, उसमें से अगर 240 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 120। तो ये वाला एंगल आएगा 120। अब आंसर कौन सा होगा, 240 होगा या 120 होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं 240 और 120। तो इस तरह के केस में जो छोटा वाला एंगल है वो हमारा आंसर होता है। या तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दे कि मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो। और अगर डायरेक्शन ना दे तो फिर हमें जो दोनों सुइयों के बीच का छोटा वाला एंगल है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर इस केस में 120 डिग्री छोटा वाला एंगल है, तो वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन। गति का पहला समीकरण किस किस के बीच में रिलेशन देता है। तो गति का पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये रिलेशन देता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। क्यों, वेलोसिटी और एक्सलेरेशन के बीच में रिलेशन नहीं देता है क्या? नहीं, एक्सलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन नहीं देगा, क्योंकि एक्सलेरेशन तो कांस्टेंट होता है। अगर एक्सलेरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज ही नहीं कर सकते। ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है सिर्फ अगर एक्सलेरेशन कांस्टेंट हो। तो एक्सलेरेशन तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा इसके अंदर ये इक्वेशन दे रही है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। तो ऐसा दिया है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें भी एक्सलेरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, और ये देगा हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी एक्सलेरेशन कांस्टेंट रहेगा, और ये रिलेशन देगा हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच में रिलेशन देगा, वेलोसिटी और टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए बी सी एक खाली टैंक से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर देते हैं। पहले दो पाइप कौन से, ए और बी। तो ए पाइप जो है वो 4 घंटे में भर देता है, और बी पाइप कितने में भर देता है, 10 घंटे में। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। तीसरा पाइप कौन सा, सी, ये 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि सभी तीन पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं। ये बोल रहा है कि टंकी का 3/5 भाग तो ऑलरेडी भरा हुआ है, उसके बाद जो टंकी का खाली भाग भरना है उसमें तीनों को एक साथ खोला जाता है। तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो बाकी का कितना भाग बच गया टंकी का, 3/5 तो ऑलरेडी भरा हुआ है, और मान लेते हैं कि 1 टोटल पार्ट है। तो 1 में से अगर 3/5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2/5। मतलब अब जो है तीनों को मिलकर के 2/5 भाग टंकी का भरना है, और 2/5 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो,
ए जो है वो 4 घंटे में एक काम कर देता है, मतलब 4 घंटे में उस टंकी को भर देता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/4। ऐसे ही बी जो है वो 10 घंटे में एक काम कंप्लीट कर देता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? +1/10। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि तीनों पाइपों को एक साथ चलाना है टंकी में। अब सी पाइप जो है वो 6 घंटे में एक काम कंप्लीट करता है खाली करने का, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/6। 1/6। अब यहाँ पर प्लस साइन यूज करेंगे या माइनस साइन? यहाँ पर यूज करेंगे माइनस साइन, क्योंकि ए और बी तो जो है भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन सी जो है वो खाली करने का काम करेगा। जब इन तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ए और बी दोनों मिलकर भरने का काम करेंगे और सी खाली करने का काम करेगा, तो ये नेगेटिव काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए माइनस साइन यूज करेंगे। अब ये टोटल हमारे पास क्या आया? ये 1 घंटे में किया गया उन तीनों का काम, कि वो 1 घंटे में तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11/60। 1 घंटे में वो तीनों मिलकर के 11/60 काम करेंगे। अब इसको साफ करके अगले पेज में देखते हैं। अब हमारे पास आया था वो तीनों मिलकर के 11/60 काम कितने घंटे में करते हैं? 1 घंटे में। तो एक काम वो कितने घंटे में करेंगे? ये इधर जा कर के जब डिवाइड हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो बन जाएगा 60/11। तो एक काम करेंगे 60/11 घंटे में, लेकिन उनको करना कितना काम है? 2/5 काम, क्योंकि 3/5 भाग तो ऑलरेडी भरा हुआ है टंकी का, तो 2/5 भाग काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा? 60/11 मल्टीप्लाई 2/5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 60 को काटेंगे तो 12, और जब 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24/11। तो उनको टंकी का बाकी बचा हुआ 2/5 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? 24/11 समय, 24/11 घंटे का। और 24/11 कौन से ऑप्शन में दिया है? फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? अब देखो, सी वीड्स क्या होते हैं? सी वीड्स समुद्री शैवाल होते हैं जो पानी में पाए जाने वाले पौधों का एक ग्रुप होता है, और इनकी वाटर की क्वालिटी में और एक्वेटिक इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये सी वीड्स क्या करते हैं पानी में? सी वीड्स जो होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं, और ये पानी के अंदर H2 से रिएक्ट होकर के क्या बनाती है? ये बनाती है मीथेन CH4 प्लस 2H2O। तो जो समुद्री शैवाल होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं, और वो H2 के साथ मिल करके मीथेन और H2O बनाते हैं। तो मीथेन कौन से ऑप्शन में दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं मेथेनोजेनेसिस। और ये मेथेनोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो एनएरोबिक कंडीशन में होता है, मतलब हवा की अनुपस्थिति में। और अब आप पूछेंगे कि H2 कहाँ से आया पानी में? H2O तो है, लेकिन H2 कहाँ से आई गैस? तो H2 गैस बनती है जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं पानी में, उनके डिकम्पोजिशन से। तो उनके साथ CO2 रिएक्ट होकर के मीथेन और H2O बनाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें मीथेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो सबको मालूम ही होगा, लेकिन अगर वो एयर की बात करें तो एयर के अंदर 2.9 ऐसे कुछ करके मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये जो स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸, ये वैक्यूम की स्पीड है, लेकिन एयर में जो है ये स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। ये फ़र्क बहुत ही कम होता है, लेकिन थोड़ा सा होता तो है। और ये एयर में थोड़ी सी स्पीड कम क्यों हो जाती है? क्योंकि एयर में उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये मॉलिक्यूल्स लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं, और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ लाइट को फिर वापस री इमिट करते हैं। तो एयर में उपस्थित मॉलिक्यूल्स के कारण इस तरह की घटनाएं होने के कारण लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है। बोल रहा है कि हु वॉन द 2017 वुमेंस हॉकी एशिया कप हेल्ड इन जापान। जो जापान में वुमेंस हॉकी एशिया कप हुआ था वो किसने जीता था? तो वो इंडिया ने जीता था। अभी 2017 में जो है इंडिया ने जीता था, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद हुआ था 2022 में,
वो किसने जीता था? वो जीता था जापान ने। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें एक प्रॉब्लम फिगर दी हुई है और ये प्रॉब्लम फिगर जो है इन आंसर फिगर में से किसके अंदर प्रेजेंट है वो हमें पता लगाना है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें एक उल्टा ट्रायंगल है इस तरह का। तो उल्टा ट्रायंगल किस में है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है ये वाला। और इस ट्रायंगल के आगे एक लाइन खींची हुई है इस तरह से, और इसके अंदर भी यहाँ पर एक ये लाइन खींची हुई है। तो फर्स्ट फिगर हमारा सही हो जाएगा जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जोड़ बाकी का है। बस इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर होगा? इसमें कन्फ्यूजन होगा जो ये ऑफ दिया हुआ है। अब कई लोगों को इसमें समझ नहीं आता कि ऑफ का मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले तो -18 डिवाइड बाई -2 करते हैं तो आंसर आएगा 9। अब इस 9 से जो है 27 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3। तो ऑफ के बाद में तो आ जाएगा 3। अब इधर क्या दिया है? -4 प्लस -3 और 78, ये बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया है -4 प्लस -3 ऑफ 3। तो -3 ऑफ 3, ऑफ का मतलब है कि इन दोनों को, इसके दोनों साइड में जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो -4 तो ऐसा ही है, -4, और जब -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -9। और -4 और -9 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? -13। अब यहाँ पर हमारे पास 78 भी है इधर। तो 78 को जब -13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -6, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। बस आपको ये ऑफ वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इसके इधर जो कैलकुलेशन करके बनेगा और उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 4624 इज। 4624 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसका पहला मेथड तो है शॉर्ट ट्रिक, जो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का मेथड 2 डिजिट के लिए अलग होता है, 3 डिजिट के लिए अलग, 4 के लिए अलग और 5 के लिए अलग। ऐसे ही बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ती है। आपको एक सिंपल 10th क्लास में पढ़ा होगा, इस तरह का एक रूट का सिंबल बनाते हैं, इसके अंदर जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है वो लिखते हैं 46 24। अब इसमें क्या करते हैं, लास्ट से 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। 24 का जोड़ा बना लिया, 46 का जोड़ा बना लिया, एक 2 2 डिजिट के जोड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर वो 46 से कम या 46 के बराबर आए। तो ऐसा हम यहाँ पर 6 लेंगे, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। और जब अगर 7 ले लेंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49 आएगा, जो कि 46 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 6 ही लेंगे। अगर यहाँ पर 6 ले लिया तो उसी डिजिट से यहाँ पर एडिशन कर देना है 6 से, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36। वो 36 यहाँ पर रख देंगे। अब इसमें क्या करना है, इस 6 और इस 6 को तो ऐड करके यहाँ पर लिख देना है 12, और इस 46 में से इस 36 को माइनस कर देना है तो कितना बचेगा? 10। ये हमारी एक स्टेप इसमें कंप्लीट हो गई। अब आगे अगर इस वाले नंबर से ये वाला नंबर छोटा है तो हम क्या करते हैं, आगे वाला जो जोड़ा बनाया था 2 डिजिट का वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो 24 है ये हम लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या बन गया ये? 1024। अब हम यहाँ पर 12 के आगे ऐसा डिजिट रखेंगे ताकि वो डिजिट रखने पर जो ये टोटल नंबर बन जाए उसको उसी डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करने पर वो 1024 से छोटा या 1024 के बराबर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 8 रखेंगे और यहाँ पर भी 8 रखेंगे तो 128 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1024। और जब 1024 को 1024 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब ये स्क्वायर रूट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसका आंसर क्या आया? सबसे पहले तो हमने क्या रखा था? 6। उसके बाद में क्या रखा? 8। तो 6 8, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। ये मेथड चाहे आपका कितने भी डिजिट हो किसी भी नंबर में, हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको मेरे हिसाब से तो यही यूज़ करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? 68 फोर्थ ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a इक्वल टू -14 + 4 एंड b इक्वल टू 4 - 14 देन ए बी इक्वल टू। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले तो a को सोल्व कर लो और फिर b को सोल्व कर लो। तो -14 + 4 कितना होता है? a इक्वल टू -10। और b को सोल्व करेंगे तो b इक्वल टू 4 में से -14 गया तो -10। तो a की वैल्यू आई -10, b की वैल्यू आई -10,
और ए बी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, -10 और -10 मल्टीप्लाई किया तो 100, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। ये आरआरबी का आंसर गलत था, 0 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 98। 2 और 98 के बीच का माध्य अनुपात क्या होगा। तो माध्य अनुपात निकालने के लिए माध्य अनुपात मान लेते हैं x है इक्वल टू उन दोनों नंबर का a और b का स्क्वायर रूट करेंगे। तो माध्य रूट क्या हो जाएगा, रूट a कितना है 2 मल्टीप्लाई b कितना है 98। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू रूट 196 और रूट 196 कितना होता है 14, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन दिसंबर 2017। तो दिसंबर 2017 में कौन थे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट कौन है, अभी है नरेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन H2O2 प्लस Cl2, फिर इससे क्या बना 2HCl प्लस O2, इसमें H2O2 एक्ट एज, H2O2 किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्या ये एसिड की तरह व्यवहार करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या बेस। तो सबसे पहले तो इनका चार्ज निकालते हैं। हाइड्रोजन एटम पर कितना चार्ज होता है, +1। अगर हाइड्रोजन पर +1 है तो ऑक्सीजन पर कितना होगा, तो इस H2O2 पर टोटल चार्ज कितना है 0। अगर हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 × 1 + 2 × x। ऑक्सीजन पर मान लेते हैं कि चार्ज कितना है x इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -1। तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा -1। और यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन तो अकेला एलिमेंट है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 0। और इधर भी हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है 1 + 1। तो अगर हाइड्रोजन पर +1 है तो ऑक्सीजन पर कितना होगा -1, क्योंकि टोटल चार्ज HCl पर कितना है 0। और O2 पर चार्ज कितना होगा, ये तो अकेला एलिमेंट है तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो अब देखो H2O2 में जो O2 है उसका इधर चार्ज कितना था -1, इससे प्रोडक्ट के अंदर जो O2 बना उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया 0। तो -1 से 0 इसका चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जब H2O2 का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये दूसरे का क्या करवाएगा रिडक्शन, ये दूसरे का अपचयन करवाएगा। तो ये H2O2 एक अपचायक बन जाएगा, ए रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोरीन का चार्ज था पहले 0 और फिर क्या बन गया 0 से इधर बन गया -1। तो 0 से -1 हो गया, इसका खुद का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन ये दूसरे का क्या करा देगा ऑक्सीडेशन। तो Cl2 क्या बन जाएगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हमें तो H2O2 का पूछा है, तो H2O2 क्या है एक रिड्यूसिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 196 स्क्वायर मीटर, इट्स ईच साइड इज। तो स्क्वायर फील्ड है तो सबसे पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं, इसका एरिया कितना है 196 स्क्वायर मीटर है, 196 स्क्वायर मीटर है। और स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड जो है बराबर होगी, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, और एरिया हमें दे रखा है 196। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर ले जा करके क्या करना पड़ेगा 196 का स्क्वायर रूट, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √196। और √196 कितना होता है 14। तो हमारी स्क्वायर की एक साइड कितनी आ जाएगी 14 मीटर। अब अगला रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो ये मिसिंग फिगर है यहाँ पर ये हमें निकालना है। तो देखो फर्स्ट वाली फिगर में ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों ब्लैक कलर के किए हुए हैं, लेकिन इससे अगले वाले फिगर में क्या कर दिया, इसके अपोजिट साइड वालों को ब्लैक कलर कर दिया, इस वाले को और इस वाले को। अब इसी तरह से जो ये वाला फिगर है इसमें इस वाले को और इस वाले कॉर्नर को ब्लैक कलर किया हुआ है। तो अब अगले फिगर में जैसे ये मान लिया तो अगले फिगर में किसको कलर करेगा, ये वाले कॉर्नर को और ये वाले कॉर्नर को। अब इनके अंदर ABCD में से देखो किसके अंदर इस वाले और इस वाले कॉर्नर को ब्लैक किया हुआ है, तो एक तो ए ऑप्शन में और एक सी ऑप्शन में। तो हमारा ए या सी सही होगा। ये जो वाइट कलर के कॉर्नर्स है इसमें ये प्योर वाइट कलर के थे, लेकिन जो नीचे वाले फिगर है उसके अंदर जो ये दोनों कॉर्नर थे ये थोड़े से डार्क वाइट थे।
आपको इनमें डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये फ़ोटो स्कैन की हुई है, लेकिन ऊपर वाले दोनों फिगर में जो ये वाइट थे, ये प्योर वाइट कलर के थे और नीचे वाले में थोड़े से डार्क थे। तो डार्क कलर का ए ऑप्शन में दिया हुआ था सी और ए में से, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर के एक टास्क को कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12 काम। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/12। ये ए और बी का एक साथ मिलकर के एक दिन में किया गया काम है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ए हैड टू लीव ए फ्यू डेज बिफोर द टास्क वाज कंप्लीटेड। जब वो काम पूरा हुआ उसके कुछ दिन पहले ही ए छोड़ के चला जाता है। एंड हेंस इट टुक 16 डेज। और इस कारण से फिर आगे का काम कौन करता है? बी। और इस कारण से पूरे काम को 16 दिन का समय लग जाता है इन ऑल टू कंप्लीट द टास्क। इफ़ ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज। अगर ए अकेला उस काम को 21 दिन में करता है तो हमें ए की वैल्यू दे दी कितनी? 21। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी डेज बिफोर द वर्क गेटिंग ओवर डिड ए लीव। जब ए छोड़ के चला गया उसके बाद में काम को और कितने दिन लगेंगे, ये हमें पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि एक दिन में ए कितना काम करता है? 1/a काम। और ए कितने दिन काम करता है हमें मालूम नहीं, तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो x दिन काम करता है। प्लस बी कितने दिन काम करता है? बी तो छोड़ के गया नहीं, तो अगर काम को टोटल 16 दिन लग रहे हैं यहाँ पर, तो बी जो है पूरे 16 दिन काम करेगा। तो 16 × 1/b। ए जो है वो x दिन काम करता है और बी जो है पूरे 16 दिन काम करता है। इक्वल टू टोटल काम कितना है? 1। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रख देंगे? 21। और बी की वैल्यू क्या रखेंगे? बी की वैल्यू हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो 1/21 प्लस 1/b इक्वल टू 1/12। इससे बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 28। तो ए की वैल्यू रख देंगे 21, बी की वैल्यू 28। और जब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 9। अभी ये आंसर नहीं आया है 9, मतलब 9 दिन तक जो है ए काम करता है, फिर 9 दिन के बाद वो छोड़ के चला जाता है। और टोटल दिन कितने लग रहे हैं? 16। तो टोटल दिन में से जब ए काम कर रहा है वो निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 7 दिन। मतलब ए के छोड़ के जाने के बाद 7 दिन का समय और लगेगा। तो 16 - 9 इक्वल टू 7। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमारा 7। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये दो इक्वेशन बनाना। अगर ये दोनों इक्वेशन बन गई है एक बार तो फिर तो सिंपल जोड़ बाकी करके आंसर निकालना रहता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली रोट द ऑटोबायोग्राफी बुक एस अगेंस्ट ओड्स। रिसेंटली का मतलब ये उस टाइम की बात कर रहा है 2018-17 में जो करंट अफेयर्स थे। तो उस टाइम ये जो बुक एस अगेंस्ट ओड्स ये किसने लिखी थी? सानिया मिर्जा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम एज ऑफ फरवरी 2018। तो देखो इस पेपर में मतलब लगभग 10 क्वेश्चन आए थे करंट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से। तो इसमें लगभग 5 क्वेश्चन तो आए थे करंट अफेयर से और लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से। लगभग सभी पेपर में यही पैटर्न है 5-5 का। तो करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 2018 में कौन थे कैप्टन, ये हमें मालूम रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और अभी लेकिन अभी कैप्टन कौन है? अभी इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम के कैप्टन है विनीत चौधरी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 2 इन द नंबर। इस वाले नंबर के अंदर जो 4 और 2 की प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस क्या होगा? तो देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे ये 4 है तो 4 के आगे 4 लिख लिया पहले तो, और 4 के आगे कितने डिजिट है? 4 डिजिट, तो 4 जीरो लगा देना है। और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 तो लास्ट में है तो 2 लिख दिया, और 2 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है तो 2 के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। इन दोनों का जब डिफरेंस 40,000 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39,998। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये तो हो गई प्लेस वैल्यू। अब कभी कभी फेस वैल्यू भी पूछ लेता है। तो फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे 4 है, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी?
4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। फेस वैल्यू जो डिजिट होता है वह डिजिट खुद ही फेस वैल्यू होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉर्डर लाइन एलिमेंट। तो देखो बॉर्डर लाइन एलिमेंट सुनकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉर्डर लाइन एलिमेंट और कुछ नहीं है, ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स जो है वो मेटेलॉइड्स ही होते हैं। और मेटेलॉइड्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन, ये हमारे पास मेटेलॉइड्स होते हैं या बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। तो अभी इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है, तो बोरॉन तो है, सिलिकॉन भी है ये वाला, और पोलोनियम पोलोनियम भी है, लेकिन बिस्मिथ नहीं है, तो बिस्मिथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक वाज 17:7। तो यहाँ पर मान लेते हैं कॉपर सी और यहाँ पर मान लेते हैं जिंक जेड, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 17:7। अब आगे क्या बोल रहे हैं, वाइल दैट ऑफ निकल टू जिंक वाज 4:3। निकल और जिंक का रेशियो क्या है, 4:3। तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक टू निकल, तो पूछ रहा है कि कॉपर, जिंक, निकल, इनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो इनमें जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर लेते हैं। कॉपर और जिंक कितना है, 17:7, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17, यहाँ पर लिख लेते हैं 7। अब सेकंड वाले में क्या दे रखा है रेशियो में, जिंक कितना दे रखा है 3, और निकल कितना दे रखा है 4, तो जिंक के नीचे तो लिख लेते हैं 3 और निकल के नीचे 4। अब हमारे पास ये दो रो बन गई, एक रो ये और एक रो ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऊपर करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जो जिंक है उसकी दो वैल्यू आ गई 7 और 3, तो इनको एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए जो 7 है उसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो 3 है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ 7 को ही नहीं करना है, ऊपर ये जो दोनों वैल्यू है उनको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे जो है दोनों वैल्यू है 3 और 4, इनको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉपर, जिंक, निकल, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, जब 17 को जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो कितना आएगा 51। और जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 से, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28। तो हमारे पास कॉपर, जिंक और निकल का रेशियो क्या आ गया, 51, 21, 28। 51, 21, 28 सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। तो इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे वो हमें बताना है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन की फॉर्म में है। अब अगर इस इक्वेशन में a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, अगर इस तरह से ये a1 a2 इन b1 b2 और c1 c2 का रेशियो बराबर होता है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। और अगर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तो बराबर है, लेकिन वो c1 c2 के बराबर नहीं है, तो इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन कितने होंगे, इस तरह की इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन होंगे। और एक केस और बनता है, अगर a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर ना हो ये दोनों रेशियो, तो फिर कितने सॉल्यूशन होंगे, फिर इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं वापस। तो हमारे पास a1 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू है 2 इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू है 4 इक्वल टू c1 की वैल्यू है -8 डिवाइड बाई c2 की वैल्यू कितनी है, जब इक्वल के इधर लेके आएंगे 16 को कितना हो जाएगा -16, तो ये -16। अब देखो ये तो 1/2 है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 1/2 बन जाएगा। और
ये माइनस से माइनस कट जाएगा और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 1/2 बन जाएगा। तो इसमें A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1/C2 सभी बराबर आ रहे हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, RRB ने इसका आंसर गलत दिया था। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ऑन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2018 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उस टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा था। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर और इसका स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और एक है इसके अंदर ऑप्शन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका भी मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एलोई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एलोई किसका एग्जाम्पल होता है? सबसे पहले तो एलोई क्या होता है? एलोई एक मिक्सर होता है जिसमें कम से कम एक मेटल तो होनी ही चाहिए। मिक्सर में से एक कंपोनेंट तो मेटल होना चाहिए। बाकी दूसरा कंपोनेंट चाहे मेटल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो मिक्सर है मेटल मेटल का या मेटल नॉन मेटल का, ये जो है सॉलिड सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पर जो है वो एटम्स का यूनिफॉर्म मिक्सर होता है। यूनिफॉर्म मिक्सर या होमोजीनियस मिक्सर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा एलोई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। पिच जो है इनमें से किस पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले तो ये समझो कि पिच क्या होता है। पिच होता है कि हम साउंड को कितना ऊंचा या नीचा सुन रहे हैं। मतलब साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना ऊंचा या नीचा है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि ध्वनि तरंगे जो है वो एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से कितनी बार गुजर रही है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो जो साउंड की पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच की जो साउंड की पिच है वो भी ज़्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो साउंड की पिच भी कम होगी। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर बताना। ये दो वेव है, एक वेव है ये और एक वेव है ये। इन दोनों वेव में से फ्रीक्वेंसी और पिच किस वेव की ज़्यादा होगी, यह आपको कमेंट करके बताना है।